चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। भैया चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स नहीं यार, आज की क्लास में हम लोग फार्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग ये जानेंगे जो बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बात ये होती है ना, जब आप न्यूमेरिकल लगाने चलते हैं तो भाई आपको टेंशन होती है यार कौन सा फार्मूला लगाया जाए, कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो एक्चुअली आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन सा फार्मूला किस सिचुएशन में लगता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चैप्टर नंबर 3 के सारे फार्मूलाज हम लोग डिस्कस करेंगे, फार्मूलों को समझेंगे, मतलब कौन सा फार्मूला किस कंडीशन में आपको लगाना होता है, ये आज सारी चर्चा हम लोग करेंगे। क्लास में बने रहिएगा, एंड तक क्लास को देखिएगा, स्किप करोगे तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास में हमने बताया कि चैप्टर नंबर 3 के फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। एक बात और मैं कह देता हूं भाई, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ में वीडियो अगर पसंद आता है तो भैया लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और एक साथ में और बात बता देते हैं भाई कि आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, चलो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, एक काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब तुम लोग सोचोगे यार प्रमोशन कर रहे हैं अपना, यार थोड़ा बहुत तो करना चाहिए ना, क्योंकि देख रहे हो आजकल हमारे चैनल की जो कंडीशन है ना बहुत बेकार है। इस वजह से आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए हम कह रहे हैं भैया सपोर्ट करते रहो यार, थोड़ा बहुत आपके लिए हम मेहनत करते हैं, आपके लिए ही आते हैं, तो सपोर्ट तो बनता है थोड़ा बहुत। अगर आप सीखते हो, आपको अच्छी क्लासेस लगती हैं तो लाइक करिएगा यार और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो आज की हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल अगर बात करें, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले फार्मूले की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 का जो सबसे पहला फार्मूला है भैया वो है वैद्युत धारा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है यार वैद्युत धारा। ठीक है, तो भैया वैद्युत धारा क्या होती है आपको तो पता होगा, परिभाषा पर हम नहीं जाएंगे। वैद्युत धारा की परिभाषा लगभग सबको पता ही होती है, आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। भैया वैद्युत धारा को व्यक्त काहे से किया जाता है, तो दुनिया को पता है, व्यक्त किया जाता है I से, और I बराबर में होता है Q/T, ये आपको पता ही होगा। I बराबर में Q/T, ये तो यार छोटी बात हो गई, हाई स्कूल में इस फॉर्मूले को पढ़ा था और किया भी था। ठीक है, I बराबर V/R भी हम लोगों ने पढ़ा था, I बराबर V/R भी पढ़ा था, सॉरी V/R। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में, ये भैया ओम के नियम से हम लोग पकड़ के लाए थे। ठीक है, तो I बराबर Q/T कहो या I बराबर V/R। यहाँ पर हम लोग एक नया फार्मूला देखते हैं जिसे हम बोलते हैं अपवाह वेग के पदों में। भैया अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग के पदों में धारा का जो फार्मूला होता है, जो अक्सर आपके क्वेश्चन में यूज होता है, I बराबर NEA और VD। भैया यहाँ पर जो N है वो क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A क्या है, तार का परिच्छेद क्षेत्रफल है, और VD क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये बहुत फार्मूलों में इस्तेमाल किया जाएगा जब भी आपसे अपवाह वेग दिया हो और आपसे धारा निकालने को कहे, या फिर धारा दी हो और अपवाह वेग निकालने को कहेगा, तो हम हमेशा इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, धारा से अपवाह वेग या फिर अपवाह वेग से धारा निकालना होगा, तो हम लोग फार्मूला इसका इस्तेमाल करेंगे। I बराबर Q/T आपको पता ही होगा, I बराबर V/R होता है, ये आपको पता ही होगा, और ये जरूर पता रखिए I बराबर NEA/VD। ओके, चलो साथ में बने रहिएगा, आपको सारे फार्मूले हम डिस्कस करके आज बताएंगे। इस फार्मूले का भैया नोट कर लीजिए आप यार, एक कॉपी बना लो यार। चैप्टर नंबर 3 के चैप्टर नंबर हमने क्या बताया, हर चैप्टर के यार फार्मूले हम लोग बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर के फार्मूले आपको एक रजिस्टर पर डाउनलोड नहीं, नोट कर लेना है। ठीक है, अपने आप जब नोट करते हो ना कोई चीज़, तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरीके से बैठती है, तो आप ज़रूर नोट करिए। PDF या फिर स्क्रीनशॉट के चक्कर में ज़्यादा ना रहिए, आपको चाहिए कि आप हर फार्मूले को नोट कर लें। ठीक है, एक कॉपी बना लें और रिवीजन के समय वो आपके बहुत काम आएगी भैया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ मैं कह दूं कि अगर आपने चैप्टर नंबर 1 वाले, चैप्टर नंबर 2 वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो भैया देख लो जाकर के, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, चैप्टर नंबर 1 प्लेलिस्ट लिंक
नीचे दिया है, चैप्टर नंबर 2 प्लेलिस्ट लिंक न्यूमेरिकल की नीचे दी है। तो उसमें पहला वीडियो हमेशा हमने बताया कि हर चैप्टर का जो पहला वीडियो होगा उसमें मैं केवल फार्मूले ही डिस्कस करते हैं, और उसके अगले 3-4 वीडियो जो मैं देता हूं उसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके लिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, हर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो हर वीडियो को जरूर देखते रहिए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। और अगला अगर हम फार्मूले की बात करें तो अभी हमने बताया अपवाह वेग और वैद्युत धारा के बीच में एक रिलेशन I बराबर NE/AVD आपको याद होना चाहिए। अपवाह वेग क्या होता है आपको पता ही होगा, लेकिन अपवाह वेग का जो फार्मूला होता है वो भी आपको पता होना चाहिए भैया। VD, अपवाह वेग को हम VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में से। ठीक है, तो भैया VD क्या होता है, तो VD का जो फार्मूला होता है EV/ml इंटू में टाउ, ये फार्मूला होता है भैया अपवाह वेग का। ठीक है, अब आप इसको अपवाह वेग और वैद्युत विभवांतर में संबंध कह सकते हो, अपवाह वेग और श्रांत काल में संबंध कह सकते हो, जो भी कहो आपकी मर्जी है। लेकिन अपवाह वेग का फार्मूला VD = EV/ml इंटू टाउ। यहाँ पर E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, V है विभवांतर, M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L है लेंथ ऑफ वायर मतलब तार की लंबाई, और टाउ जो होता है वो होता है भैया श्रांत काल। ओके, तो ये हो गया VD बराबर में EV/ml इंटू टाउ। इसी प्रकार एक तीसरा मैं आपको फार्मूला बताता हूं जिसे बोलते हैं धारा घनत्व। भैया क्या, धारा घनत्व। और भैया धारा घनत्व को हम लोग J से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, J से व्यक्त करते हैं। तो भैया J बराबर में क्या होता है, तो ध्यान से देखना, J बराबर में होता है NE/VD। अभी हमने एक आपको फार्मूला बताया था धारा का, I बराबर NE/AVD। ठीक है, और यहां पर मैंने J बताया NE/VD, यहां A नहीं है, मतलब J का जो बेसिक फार्मूला है वो है भैया I/A। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। J बराबर I/A। बात क्लियर है, तो J बराबर I/A कहो, या फिर I का वैल्यू अगर हम ये रख देंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा J बराबर NE/VD। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा। और हम फिर आगे बढ़े, अगला फार्मूला भी देखते हैं। ये आप देखो, फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भैया। तो फार्मूले आप एक अलग छोटा सा पतला सा कॉपी या रजिस्टर बना लो, इसमें आप सारे फार्मूले लिखते रहें, ज़्यादा बेहतर होगा। इसी प्रकार से अगर एक फार्मूले की बात करते हैं गतिशीलता, भैया ये फार्मूला बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी अगर सिलेबस में है तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, गतिशीलता भैया जिसको हम लोग म्यू से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, म्यू से व्यक्त करते हैं। और म्यू बराबर क्या होता है, VD/E। VD क्या है भैया, अपवाह वेग है, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, और इसका अगर हम E/τ/m भी इसका फार्मूला होता है। ठीक है, VD की जगह पर VD वाला अगर मैं वैल्यू रख दूं और E की जगह पर, जैसे ध्यान से देखो यार, VD क्या होता है, अभी मैंने बताया था EV/ml इंटू टाउ, ये होता है हमारा VD। और अब E बराबर में V/L, मैंने कई बार बताया होगा V/L होता है। ठीक है, तो यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है E/τ/m। ठीक है, तो यही मैंने बताया, गतिशीलता जो है VD/E या फिर E/τ/m, ये आप याद रखेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मतलब हर एक फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। इसके बाद में आगे बढ़े, अगला फार्मूला देखें। ठीक है, तो भैया ओम के नियम की अगर हम बात करें, ओम का नियम क्या, ओम का नियम मतलब जिसमें हम लोग प्रतिरोध की बात करते हैं, और प्रतिरोध का फार्मूला जैसे अगर हम बात करें, R बराबर में क्या होता है भैया, V/I। ठीक है, सबको पता होगा ये फार्मूला, R बराबर में क्या होता है, V/I। बट इस फार्मूले पर बेस्ड डायरेक्ट तो न्यूमेरिकल हम लोगों में पूछे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर जो R का जो प्राचाल के पदों में फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो आप देखिएगा। प्राचाल के पदों में जो फार्मूला होता है R का, वो होता है ml/ne²a टाउ। ओके, ये आपका फार्मूला होता है प्राचाल के पदों में R का।
ठीक है। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, l क्या है, लेंथ ऑफ वायर है, मतलब तार की लंबाई है, n है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e है इलेक्ट्रॉन का आवेश, a है तार का परिच्छेद क्षेत्रफल और टाउ है आपका स्थिरांक काल। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा। इसके साथ ही साथ में हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की, भैया ये क्या है, प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध जिसे बोलते हैं, प्रतिरोध बोलो केवल या फिर वैद्युत प्रतिरोध बोलो, एक ही बात है, ठीक है। और एक चीज होती है विशिष्ट प्रतिरोध, भैया विशिष्ट प्रतिरोध, ओके। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, रो से, और रो बराबर में एक्चुअल में होता क्या है, R इंटू ए अपान एल। जो बेसिक फॉर्मूला इसका होता है ये होता है E अपान जे, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और E का वैल्यू रख दें और J वैल्यू रख दें तो ये हमारा आ जाता है, क्या आता है हमारा, R इंटू ए अपान एल, ठीक है। और इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर R का वैल्यू अगर मैं ये वाला रख दूँ जहाँ से A और L खत्म हो जाएगा तो रो का एक फार्मूला बचेगा m अपान NE स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो रो का एक फार्मूला जो आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर फार्मूले में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और एक ये वाला जिसे हम लोग कहते हैं रो इज इक्वल टू m अपान NE स्क्वायर टाउ, ठीक है। ये दोनों याद रखेंगे। अगर हम यहाँ से बात करें तो प्रतिरोध का एक और फार्मूला बन जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध के पदों में R इक्वल टू क्या बन जाएगा, रो इंटू एल अपान ए, ठीक है। तो ये फार्मूला कहो या ये फार्मूला, एक ही फार्मूला है यार, इधर उधर घुमा के केवल रखा गया है और ये इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा और फिर हम अगला फार्मूला आपको बताते हैं। मैंने बताया होगा कभी ना कभी कि जब आप किसी भी चालक का ताप बढ़ाते हैं, भैया क्या ताप बढ़ाते हैं, तो उसका जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ताप पर डिपेंड करता है प्रतिरोध, तो भैया T टेम्परेचर ताप पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा ये हम लोग देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध T टेम्परेचर ताप पर कितना होता है, जरा ध्यान से देखिए। RT, T टेम्परेचर पर ताप बराबर में R नॉट है प्रारंभिक प्रतिरोध है, सॉरी T टेम्परेचर पर प्रतिरोध, ताप में बार बार शायद बोल रहा था, T टेम्परेचर पर किसी चालक का प्रतिरोध कितना होगा, तो RT बराबर में R नॉट जो प्रारंभिक प्रतिरोध होगा इंटू में 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। डेल्टा टी को आप डेल्टा टी को आप T2 माइनस T1 भी कह सकते हैं। अगर दो ताप दिए हो तो आपकी मर्जी है, घटा करके आप निकाल लेंगे। अल्फा यहाँ पर होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। अल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक जिसका वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे देगा, हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। R नॉट का वैल्यू दे देगा या फिर R नॉट का वैल्यू दे देगा तो RT पूछेगा आपसे, RT दे देगा तो R नॉट पूछेगा, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। ये आपका किसी T ताप पर तार का प्रतिरोध का फार्मूला है भाई, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें तो ऊर्जा की हम बात करेंगे, वैद्युत ऊर्जा, इसको मिटा देते हैं। वैद्युत ऊर्जा के बारे में आप जानते ही होंगे थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से। भाई वैद्युत ऊर्जा जिसे हम लोग केवल W से भी लिख लेते हैं, W बराबर में Q इंटू V होता है, ठीक है। और क्या होता है, VIT भी होता है, और क्या होता है, I स्क्वायर RT भी होता है, ठीक है। तो आप जैसे भी आप चाहें, वैद्युत ऊर्जा को हम लोग इस तरह से व्यक्त करते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम पूछा जाता है, वैद्युत शक्ति से पूछा जाता है। तो भैया वैद्युत शक्ति का जो फार्मूला है P बराबर VI, ये फेमस और इम्पोर्टेंट फार्मूला है। P बराबर VI या फिर I स्क्वायर R भी कह सकते हो, V की जगह पर IR रखोगे तो I स्क्वायर R भी हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो R बराबर V अपान R कह सकते हो ना, I बराबर में V अपान R तो V स्क्वायर अपान R हो सकता है, V स्क्वायर अपान R भी इसका फार्मूला हो सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखो, P बराबर VI या फिर P बराबर I स्क्वायर R या फिर P बराबर V स्क्वायर अपान R, ठीक है। तो ये फार्मूले हो गए भैया, ये शक्ति का है, वैद्युत शक्ति, और ये वैद्युत ऊर्जा का, ठीक है।
टी से जब गुणा करते हैं, शक्ति की जब टी से गुणा कर दो आप तो ऊर्जा बन जाती है यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर लेंगे। नोट कर लिया, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं तो भैया आगे की बात है, हम लोग बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। ठीक है, प्रतिरोधों के संयोजन। भाई प्रतिरोधों का जो संयोजन है दो प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसके लिए फॉर्मूला होता है R बराबर में R1 R2 R3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी हैं ऐसे जोड़ते चले जाओ, तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े हैं। ठीक है, और दूसरा होता है भैया समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे जितने हों उतने जोड़ते चले जाओ। तो ऊपर वाला है भैया श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोध, नीचे वाला है समांतर क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोध। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आप कर ही लेंगे, ये आपको पता भी होगा, पहले से ही पता होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, आगे की अगर बात करें तो अब हम लोग बात करेंगे विद्युत वाहक बल। भाई एक बात आपको बता देते हैं, विद्युत वाहक बल हो या वैद्युत विभवांतर हो, नॉर्मली हम लोग एक ही बात समझते हैं कि वैद्युत वाहक बल और विभवांतर एक ही बात होती है, लेकिन दोनों थोड़ा बहुत अंतर होता है। मैंने वो अंतर आपको क्लासेस में बताया ही है, लेकिन यहाँ पर आप ये न्यूमेरिकल लगाते समय समझें कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर एक ही बात होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, टेंशन नहीं लेना, उसे हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू क्या होता है, तो याद रखिए W/Q ही होता है, क्योंकि हम लोग विभवांतर का भी फॉर्मूला V बराबर में W/Q पढ़ा है। तो यार विद्युत वाहक बल है, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, W/Q ही होगा। और विभवांतर और विद्युत वाहक बल और सेल के आंतरिक प्रतिरोध में एक जो रिलेशन होता है वो होता है V बराबर में E-IR। भैया V बराबर में E-IR, ये होता है सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और सेल का आंतरिक प्रतिरोध। भैया स्मॉल r क्या है, ये आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है, ये V बराबर E-IR। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पर बेस न्यूमेरिकल अक्सर आपसे पूछा जाता है। और सेल द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा का जो फॉर्मूला है, परिपथ में प्रवाहित धारा, भैया प्रवाहित धारा I बराबर में क्या होता है, तो याद रखिए हमें I बराबर में V/R हम लोगों ने पढ़ा है। V की जगह पर हमने बताया विद्युत वाहक बल भी लिखा जा सकता है, तो E, और अपान R की जगह पर कुल प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध और छोटा वाला मतलब आंतरिक प्रतिरोध, दोनों जोड़ लेंगे तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I बराबर में E/R। और जब भी हम I मैक्सिमम की बात करते हैं, अधिकतम धारा की बात करेंगे, तो E/ केवल R हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध हम 0 मान लेते हैं। मैक्सिमम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध को क्या मान लिया जाएगा, 0 मान लिया जाएगा भैया। ठीक है, इसके बाद में भैया सेलों के संयोजन की हम लोग बात करेंगे। ये फॉर्मूले नोट करते रहो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है। ठीक है, एक बार नोट करोगे दिमाग में रहेंगे, फिर जब हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे तो आपके लिए आपको याद आ जाएंगे, हाँ ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, चलो तो भाई सेलों के संयोजन की अगर हम बात करें, सेलों का भी संयोजन होता है, सेलों का संयोजन। ठीक है, सेलों का जो संयोजन होता है भाई वो भी दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित नेट धारा जो होती है I बराबर में क्या होती है, क्या मैं लिख रहा हूं, हाँ NE/NR प्लस कैपिटल R। भैया ये होती है श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों से परिपथ में प्रवाहित धारा का फॉर्मूला, NE/NR प्लस कैपिटल R। यहाँ पर N क्या है, तो सेलों की संख्या, जितने सेल जोड़े गए हैं सेलों की संख्या है, जुड़े सेलों की संख्या। E क्या है, एक सेल का विद्युत वाहक बल। R क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और कैपिटल R क्या है भैया, बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध।
तो ये हो गया श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों द्वारा प्रवाहित धारा का फॉर्मूला। इसी प्रकार अगर हम समांतर क्रम में जुड़े सेलों द्वारा प्रवाहित धारा का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो भैया हो जाएगा I बराबर NE अपान R प्लस NR। यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना हो गया है कि ये वाला जो N था वो कैपिटल R के साथ चला गया है, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। अच्छा, ये फार्मूला कब इस्तेमाल करते हैं? जब स्मॉल r मतलब जो NR है आंतरिक प्रतिरोध बहुत छोटा हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, और ये वाला फार्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब बाह्य प्रतिरोध बहुत बड़ा हो, आंतरिक प्रतिरोध बहुत बड़ा हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, ठीक है। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट या लिख लो, ज़्यादा बेहतर है। आगे हम चलते हैं, समांतर क्रम हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। अभी एक और क्रम बचा है जिससे हम लोग बोलते हैं मिश्रित क्रम, ठीक है। मतलब कुछ सेल समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और फिर उन जुड़ी श्रृंखलाओं को श्रेणी क्रम में पहले सेलों को जोड़ा गया, 4-4 सेल मान लिया श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, उसके बाद में उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया है, ठीक है। तो ऐसे अगर सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ा गया है तो उनसे प्रवाहित धारा का फार्मूला होता है MNE अपान NR प्लस MR, ठीक है। ये फार्मूला होता है। M है यहाँ पर, N है एक श्रृंखला में सेलों की संख्या और M है श्रृंखलाओं की संख्या, ठीक है। और अब मतलब तो समझते ही हो आप, ठीक है। तो ये आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फार्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब NR आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो, तब हमें ऐसा करना चाहिए, मिश्रित क्रम में जोड़ना चाहिए। श्रेणी क्रम जब आंतरिक प्रतिरोध छोटा हो तब श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए सेलों को, आंतरिक प्रतिरोध बड़ा है तो समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये एक फार्मूले हो गए, इनका इस्तेमाल बहुत कम होगा, शायद न्यूमेरिकल मिल जाए धोखे धाके से, लेकिन इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ही कम मिलते नहीं अक्सर, लेकिन अगर सिलेबस में हैं तो मैंने आपको बता दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे अगर बढ़ें तो भैया किरचॉफ के नियम आते हैं भैया, ठीक है। क्या आते हैं? किरचॉफ के नियम। और भैया किरचॉफ के नियम की अगर बात करें तो किरचॉफ में के नियम 2 दिए थे, उसमें से पहला फॉर्मूला भैया किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम में जो पहला फॉर्मूला दिया है वो सिग्मा I इज इक्वल टू 0, मतलब किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो भैया 0 होगा, ठीक है। मतलब I1 I2 I3, देखो बीजगणितीय योग का मतलब है उनको चिन्हों सहित धाराओं को लेना है। अगर एक बाहर की ओर जा रही है उसको नेगेटिव, संधि की ओर आ रही है उसको पॉजिटिव धारा लेना है, तब उनका बीजगणितीय योग 0 होता है। ये तो नॉर्मली समझ में आ ही जाता है, वो हमेशा इस्तेमाल हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि हमने किरचॉफ का नियम इस्तेमाल किया है। बट किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है जिसे हम लोग पास का नियम भी कहते हैं, सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E, ये आप याद रखेंगे। IR इक्वल टू E होता है, ये सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद में किरचॉफ के नियम पर आधारित ही एक क्या बोलते हैं वेटस्टोन सेतु होता है, ठीक है। तो वेटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं और चारों प्रतिरोधों को अगर आप संतुलित करना चाहते हैं, संतुलित वेटस्टोन सेतु बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है संतुलित वेटस्टोन सेतु। भैया संतुलित वेटस्टोन सेतु, ठीक है, के लिए फॉर्मूला होता है P अपान Q बराबर में R अपान S। ये होता है संतुलित वेटस्टोन सेतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात अगर इस तरह से है, P और Q का अनुपात और R और S के अनुपात के बराबर है, तो जो सेतु है उसको संतुलित माना जाता है, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें मीटर सेतु की बात करें, जो वेटस्टोन सेतु पर आधारित एक युक्ति है जिससे हम लोग क्या करते हैं, मीटर सेतु द्वारा किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, ठीक है। कैसे ज्ञात करते हैं वो, इसके लिए फॉर्मूला होता है मीटर सेतु। मीटर सेतु में अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के काम आता है। अज्ञात तार का प्रतिरोध S बराबर होता है R इंटू में 100 माइनस L अपान L, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला होता है
R इंटू 100 माइनस एल अपान एल, यहाँ पर एल जो है वो बैटरी के धन टर्मिनल से तार का शून्य विक्षेप स्थिति की दूरी। ठीक है, जैसे मान लिया ये तार है वेल्डस्टोन सेतु वाला, सॉरी मीटर सेतु का, तो अगर धन टर्मिनल इधर से जुड़ा है बैटरी का, ठीक है, तो इस साइड से कितनी दूरी, जितनी भी दूरी होगी शून्य विक्षेप स्थिति वाली, उसे हम लोग एल कहते हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर है। और अज्ञात प्रतिरोध इधर वाला नहीं, अज्ञात प्रतिरोध इसके सिरों पर जो लगा होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। S बराबर में R इंटू 100 माइनस एल अपान एल, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। मीटर सेतु पर आधारित ये फार्मूला है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के काम में आता है। ठीक है, चलो लिख लिया होगा मेरे ख्याल से इसको भी आपने। एक लास्ट फार्मूला और आपके लिए बचा है जो मैं बता देता हूं, जिससे हम लोग बोलते हैं विभव मापी। विभव मापी किस लिए होती है भैया? तो विभव मापी से हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल को मापते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल या फिर विभवांतर को मापते हैं, विभव मापी। और इस विभव मापी को कैसे मापते हैं? तो विभव मापी में जो विभवांतर होता है वो होता है K इंटू एल के बराबर। यहाँ पर जो K है उससे हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, विभव, अरे क्या बोलते हैं यार, K को हम लोग क्या बोलते हैं? अब देखो याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो L है वो तार की लंबाई है। ठीक है, शून्य विक्षेप स्थिति वाली दूरी है वो। ठीक है, ये लेंथ है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब विभव में पतन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? विभव। तो भाई याद आया अब हमें, K को हम कहते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, चलो यार कभी कभी दिमाग से बातें निकल जाती है ना, तो K क्या होता है हमारा? विभव प्रवणता। मैं लिख देता हूं यार, विभव प्रवणता। और आपको पता है शून्य विक्षेप स्थिति की दूरी जो लंबाई होती है तार की, उसे हम लोग कहते हैं L। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में भी आया होगा। ये सारे फॉर्मूले जो भाई मैंने आपको बताए हैं भैया, इनको आप याद कर लोगे। ठीक है, एक बार अपने आप लिख लोगे, थोड़े बहुत दिमाग में बैठ जाएंगे, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। और इसके अगले वीडियो में मैं आपको लाने वाला हूं आपके लिए न्यूमेरिकल्स, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 3 के, वो मैं लाऊंगा। एक बात याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के लिए मैंने कहा था कि ज्यादा न्यूमेरिकल्स इनसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा चैप्टर नंबर 3 से न्यूमेरिकल्स अच्छी खासी मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 के हो सकता है अभी 4-5 वीडियो और आएंगे। ठीक है, पिछले वाले चैप्टर्स के मैंने 3-3, 4-4 वीडियो ही केवल दिए हैं, लेकिन इसमें मैंने मुझे ज़्यादा वीडियोस शायद देने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बहुत सारे होते हैं, वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। एक बात याद मैं दिला दूं आपको, अगर आपने पिछले वाले वीडियोज़ नहीं देखे तो भैया डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया है मैंने। चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट, चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट, जैसे जिसको आप पढ़ना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करें, आपके सामने वीडियोस खुल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और साथ ही साथ में वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा। मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है तो इसकी वजह से मैं आज एक्टिव नहीं रह पाया हूँ, मुझे पता है, कोई बात नहीं है, फिर भी आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो भैया सपोर्ट करते रहिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।